हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म तक्षशिला क्लासेस में। आज हम आप लोगों को क्लास 10th है कि केमिस्ट्री चैप्टर के कुछ बेसिक ऐसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जैसे आप लोग को उसके बारे में भी बताएंगे, जैसे किसी चैप्टर में हमें क्या-क्या पढ़ना है और किस-किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है, टॉपिक वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसके बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखना चाहेंगे कि केमिस्ट्री यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं रसायन विज्ञान, है? तो रसायन विज्ञान को हम लोग डिफ़ाइन कैसे करते हैं? तो चलिए हम लोग देखते हैं रसायन विज्ञान का डेफ़िनेशन पहले। तो केमिस्ट्री का मतलब लिख देते हैं हम, रसायन विज्ञान इसे कहते हैं। इसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं, ठीक? तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री क्या है या फिर उसके लिए उसका डेफ़िनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री इज़ अ साइंस, ठीक? केमिस्ट्री इज़ अ साइंस that that studies the composition structure composition, ठीक? structure and chemistry is a science that studies the composition and reaction, ठीक? composition structure and reaction that matter of energy that matter of energy change, matter of energy change a company, ठीक है? these properties, ठीक है? is called chemistry, ठीक है? Chemistry is a science that studies the composition, structure, and reaction that matter of energy change. Accompany these properties of chemistry. Properties, yeah, is called chemistry. ठीक, ये केमिस्ट्री का डेफिनेशन हो गया। अब हम इसके वैज्ञानिक का नाम जान लेते हैं। जैसे कंप्यूटर के यानी जो हमारा केमिस्ट्री है, इसके जनक कौन है? ठीक? तो देख लीजिए इसको भी। रसायन विज्ञान के जनक, ठीक? तो रसायन विज्ञान के जनक हमारे हैं एंटोनी
लेवाजियर। ठीक। ओके। ये तो हमारा हो गया केमिस्ट्री का डेफिनेशन। और इसके कुछ एक्स्ट्रा जानकारी के लिए हमने आप लोग को बताया कि रसायन विज्ञान के जनक हो गया। तो चलिए हम अब इसे इरेज करते हैं और चैप्टर के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए देखते हैं चैप्टर जो हमारा है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये हमारे चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का नेम है और इसका हिंदी लिख देते हैं अ, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक। तो हम लोग देख लेते हैं तो मान लो चैप्टर का नाम हो गया। तो चैप्टर में हम लोग देखेंगे क्या, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक। तो चलिए लिखते हैं हम लोग यानी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं हम लोग। जब एक या एक से अधिक परमाणु या पदार्थों, एक या एक से अधिक परमाणु या पदार्थों पुनर्व्यवस्थित पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो ऐसे अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक।
केमिकल रिएक्शन यानी जब एक या एक से अधिक परमाणु या पदार्थों आपस में पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अपक्रिया को हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक, तो हम लोग चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। C+O2, ठीक, ये आपस में मिलकर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो हम लोग देखते हैं C यानी क्या है ये हमारा कार्बन है। ठीक, ये हमारा O2 क्या है, ऑक्सीजन है। ये जो हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है, इसे हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया है। तो हम लोग चलिए बात कर लेते हैं, ये जो हमारा इक्वेशन है जो समीकरण एग्जाम्पल में हम लोग लिए हैं, इसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, इसमें कौन सा प्रोडक्ट है या कौन सा रिएक्टेंट है, तो हम लोग सबसे पहले यही जान लेते हैं। तो ये जो इधर लेफ्ट साइड है, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। क्या है, रिएक्टेंट। इसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक, और जो राइट साइड वाला ये है, इसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। हिंदी में हम इसे कहेंगे उत्पाद। ठीक, तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया है। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं जैसे रिएक्टेंट यानी अभिकारक और प्रोडक्ट यानी उत्पाद किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं रिएक्टेंट के बारे में। इसे हम कहेंगे अभिकारक। ठीक है, तो अभिकारक के बारे में हम लोग जैसे जान लेते हैं, इसका मतलब मीन्स या डिफिनेशन क्या होता है। चलिए लिखते हैं, जो पदार्थ रासायनिक जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है यानी इसमें पार्टिसिपेट होता है, तो हम उसे अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। ठीक, अब ये तो हो गया हमारा यानी रिएक्टेंट अभिकारक के बारे में। प्रोडक्ट यानी उत्पाद जो है, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रोडक्ट यानी क्या है। प्रोडक्ट को हम लोग मीन्स क्या कहते हैं हिंदी में, उत्पाद। ठीक, उत्पाद। तो देख लेते हैं उत्पाद हम लोग किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कि यानी प्रोडक्ट और उत्पाद मतलब
कैसे है मतलब कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिटी करेंगे मतलब आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक एग्जांपल हम लोग छोटा सा लेते हैं। ठीक। तो ये क्या है हमारा, मैग्नीशियम है। ये हमारा तो ऑक्सीजन तो पहले बता दिए थे, ये ऑक्सीजन है। ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक। तो ये हमारा हो गया क्या, रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट। अब चलिए हम लोग देखते हैं कुछ इसके रिएक्शन के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के तौर पर, फिर उसके अलावा हम लोग को जानकारी रहना भी ज़रूरी है ना, कि रिएक्शन मतलब इसमें कई रिएक्शन हो हैं, तो हम लोग को जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। ऐसा है कि चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि बैलेंसीकरण यानी इक्वेशन का बैलेंसीकरण। तो रिएक्शन अभी कुछ देर बाद हम लोग देखेंगे। इक्वेशन का बैलेंसीकरण सबसे पहले देख लेते हैं। बैलेंस इक्वेशन। ठीक। तो बैलेंस इक्वेशन में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं क्या, एम जी बीटा कह दे। चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल जो हम लोग लिए हैं बैलेंसीकरण का ना। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या है। यहाँ देखिए मैग्नीशियम कितना है, यहाँ पे 1 है। यहाँ मतलब लिख देते हैं, एक बार समझ लीजिए। यहाँ कितना मैग्नीशियम कितना है, 1 है। यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 2 है। ठीक। और फिर उसके बाद इसे हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं। यहाँ मैग्नीशियम कितना है, 3 है। ठीक। यहाँ 3 लिख देते हैं। यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 2 है। ठीक, इसे ब्रैकेट में कर देते हैं। नाइट्रोजन 2 मैग्नीशियम 3, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन 3 हम नहीं, मैग्नीशियम 3 हो गया, मैग्नीशियम 3 हो गया। नाइट्रोजन 2 अगर टोटल हम इसे ऐड करेंगे 3 टू 5, यहाँ 3 टू 5। ठीक। तो हम लोग इसमें कहाँ पे, यहाँ पे ऐसे 3 लिखेंगे। ये हमारा बैलेंसीकरण हो गया है। ठीक। अब चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कितना है, 1 है। और क्लोरीन कितना है, 2 है। ठीक, इसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। फिर यह है लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाले में यहाँ एल्युमिनियम कितना है हमारा, 1 है। ठीक है। और क्लोरीन कितना है, 3 है। तो इसे हम एक ब्रैकेट लिख देते हैं। अब देखते हैं कौन मतलब इसमें कितना है। यहाँ क्लोरीन 1 है तो क्लोरीन 1। ठीक। यहाँ क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ क्लोरीन 3, यहाँ एल्युमिनियम 1, एल्युमिनियम 1। तो ये तो एल्युमिनियम ठीक बराबर है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो हम इसमें यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करके यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक। तो जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 6 हो गया, 3 2 जा 6, यहाँ 3 2 जा 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6 है। तो टोटल हम इसे ऐड करेंगे कितना है, 7 हो जाएगा। 6 और 1 7, 6 1 7। तो चलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 2 करना है। यहाँ पे 2 कर देंगे तो हमारा बैलेंस हो गया है। ठीक। अब उसके बाद
एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। यहाँ कितना है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या पहले हाइड्रोजन है ना, तो देखिए हाइड्रोजन हमारा कितना है 1 है, नाइट्रोजन कितना है हमारा 1 है, और ऑक्सीजन कितना है 3 है। इसे एक ब्रैकेट में कर लीजिए। और कैल्शियम कितना है 1 है, और ऑक्सीजन कितना है 2 है, और हाइड्रोजन कितना है 2 है। ठीक, अब चलिए हम लोग राइट साइड की ओर देखते हैं। कैल्शियम 1 है, नाइट्रोजन जो है हमारा कितना है 2 है, और ऑक्सीजन कितना है 6 है। इसे एक ब्रैकेट में कर लीजिए। अब हाइड्रोजन कितना है 2 है, और ऑक्सीजन 1 है। ठीक, ऑक्सीजन हमारा कितना है 1 है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कैल्शियम 1 हो गया, हाइड्रोजन कितना है 2 है, यहाँ कितना है 2 4 है, यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ ऑक्सीजन कितना है 8 है, ऑक्सीजन 6 और 2 8 है। तो चलिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं, यहाँ 2 करना है। उसके बाद हमें यहाँ इस लास्ट वाले में यहाँ पर ऐसे हाइड्रोजन जो है वो H2 है, यहाँ इसका आ गया में 2 बना दीजिए। तो ये हमारा क्या हो गया बैलेंस इक्वेशन। ये हम लोग के एग्जाम में जो है हाई स्कूल के एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है, और ये अपने हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हर साल ऐसा है कि नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं कि कभी नहीं पूछा जाता, हर साल इसमें इसमें क्वेश्चन बनता है, पुटअप होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, जैसे कहीं अगर जैसे लिखा हो H2O, और उसके बाद HOH अगर कहीं लिखा हो, तो समझ लीजिए ये जो है H2O यानी जल, और ये भी जल ही है। ठीक, ऐसा नहीं कि ये H2O है तो ये जल है, ये H2O की तरह नहीं लिखा है तो ये जल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ हाइड्रोजन 1 2 और ऑक्सीजन 1। ठीक, हो गया। अब अगर हम इसे वैज्ञानिक रूप के तौर पर देखें, तो जो हाइड्रोजन यानी H2O यानी जल है, इसे हम लिख सकते हैं डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड जल का क्या है, ये वैज्ञानिक नेम है। चलिए अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन। क्या है रिएक्शन, रिएक्शन में सबसे पहले देखेंगे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। इसमें सबसे पहले रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में हम लोग देखेंगे क्या, संयोजन अपक्रिया। ठीक, संयोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया को हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, तो चलिए देखते हैं संयोजन अपक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में
संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसे अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं एक एग्जाम्पल इसका। ठीक, देख लीजिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर आपस में संयोग करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसे अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल हो गया। अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। H प्लस O2, H प्लस O2 फिर H2O। ठीक, यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पर अगर हम लोग लिख देते हैं 2 यानी 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर दें, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है। ठीक, ओके, एक बार देख लीजिए आप लोग भी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं दूसरा रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन हमारा क्या है? ठीक, कौन सा रिएक्शन है? वियोजन अभिक्रिया। पहला तो संयोजन था, दूसरा वियोजन अभिक्रिया। ठीक, इसे हम क्या कहेंगे वियोजन अभिक्रिया को? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया हम लोग किसे कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक किसी बाह्य कारक के वह अभिक्रिया जिसमें किसी बाह्य कारक की सहायता से दो या दो से अधिक ठीक पदार्थों में अपघटित होता है, ऐसे अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल अगर देखना हो तो देख लीजिए।
तो चलिए देख लीजिए आप लोग, वियोजन अक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसे इरेज कर देते हैं ना, अगले रिएक्शन देखते हैं। अगला रिएक्शन देखने से पहले हम लोग देखेंगे ये क्या है। सॉरी, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, तो इसमें पहला हम देखेंगे क्या, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक, दूसरा क्या है हमारा, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक, तो उसमें वियोजन का अभिक्रिया मतलब, और फिर प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, ये हमारे वियोजन अभिक्रिया के प्रकार हैं। ठीक, अब उसमें वियोजन अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिश मीन्स इंग्लिश क्या कहते हैं, थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन। ठीक, और प्रकाशीय मतलब प्रकाशीय वियोजन क्रिया को लाइट सेपरेशन रिएक्शन। लाइट सेपरेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, देख लीजिए, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें उसमें वियोजन क्रिया किसे कहते हैं और प्रकाशीय वियोजन क्रिया किसे कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसमें वियोजन क्रिया। चलिए देखते हैं। जब एक अभिकारक ऊष्मा के ऊष्मा द्वारा, जब एक अभिकारक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल उत्पाद में अपघटित अपघटित होता है, तो ऐसी अपक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, देख लीजिए, उसके आगे हम लोग एग्जाम्पल पे देख लेते हैं उसमें वियोजन अभिक्रिया के। तो चलिए देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, उसके बाद इसमें हम ऊष्मा देने पर, क्या करने पर, ऊष्मा देने पर कैल्शियम तो यानी कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा। फिर जब सी ए ओ अलग हो गया,
तो यहाँ पे CO2 बचेगा, ठीक है? तो यही हमारा एग्जाम्पल है। और उसके बाद हम जान लेते हैं कैल्शियम। इसे हम जान लेते हैं इसे क्या कहते हैं, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, और इसे क्या कहेंगे हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, इसके नीचे लिखना हमें बहुत बेहद ज़रूरी होता है, क्यों? कब कि एग्जाम में लिखेंगे तो लिखो, अगर आप लोग लिखोगे तो एग्जामिनर देखेगा तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा उसके लिए। आप लोग की कॉपी जो है चेक करने में उसे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट। तो चलिए देख लीजिए, उसमें वियोजन अभिक्रिया। अब हमें प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया देखना है, जिसे हम इरेज कर रहे हैं। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक, चलिए देख लेते हैं इसे हम लोग। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया यानी किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, ठीक, सूर्य के प्रकाश, ठीक, सूर्य के प्रकाश की सहायता से वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक सूर्य के प्रकाश की सहायता से दो या दो से अधिक पदार्थों में दो या दो से अधिक पदार्थों में, ठीक, अपघटित हो जाता है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया यानी वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक सूर्य के प्रकाश की सहायता से दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे क्या। एल्युमिनियम एजी, एजी क्या है? AgCl2, ठीक। उसके बाद सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, ठीक। उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट है क्या क्या बनेगा?
ये दोनों अलग हो जाएँगे, ठीक। ये तो हमारा हो गया क्या? वियोजन अपक्रिया के प्रकार में पहला हम लोग देखे हैं उसमें वियोजन अपक्रिया जिसे हम कहेंगे थर्मल डिसोसिएशन और दूसरा जो हमारा है प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया, इसे हम लोग कहेंगे लाइट सेपरेशन रिएक्शन। तो चलिए हमारा ये दोनों रिएक्शन हो गया है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ और ऐसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन। और कुछ आप लोगों को जैसे इसी मतलब जो रिएक्शन हम बताए आप लोगों को, इसमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बताएँ तो देखिए, जो प्रकाशीय वियोजन क्रिया है ना, यह हमें क्या-क्या दर्शाता है? इसका प्रयोग हम लोग क्या करेंगे? श्याम श्वेत, ठीक? फ़ोटोग्राफ में किया जाता है। सॉरी, ठीक? हमें देखना है जो एग्ज़ाम में जैसे कि कहा नहीं गया है कि 100% आने की संभावना है, तो वो रिएक्शन क्या है हम लोग का अ, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक? विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक? चलिए देखते हैं, जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके दूसरे पदार्थ को उसके जलीय विलयन, ठीक? जलीय विलयन में विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके जलीय विलयन में विस्थापित कर देता है तो उसे हम क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक? अब जैसे इसके लिए हम फिर उसके बाद देखेंगे, क्या देखेंगे? विस्थापन अभिक्रिया के प्रकार, ठीक? तो विस्थापन अभिक्रिया के प्रकार चलिए देखते हैं हम लोग। अगर एग्जाम्पल भी देखना हो तो देख लीजिए।
Fe प्लस CuSO4। ठीक, जैसे यहाँ पे जो है क्या, कॉपर, यानी ये अलग कर देगा इसे, विस्थापित यानी अलग कर देगा। तो जो ये Fe और SO4 है वो एक साथ हो जाएगा, FeSO4 आयरन सल्फेट, फिर उसके बाद कॉपर को अलग कर देगा यानी इसे विस्थापित कर देगा। ठीक, देख लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, विस्थापन अपक्रिया के प्रकार। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं विस्थापन अपक्रिया के प्रकार। विस्थापन अपक्रिया के प्रकार। ठीक, तो विस्थापन अपक्रिया के प्रकार में हम सबसे पहले देखेंगे एकल विस्थापन अपक्रिया, दूसरा क्या है द्वि विस्थापन, द्विविस्थापन अपक्रिया। ठीक, इसे हम लोग अगर वैसे इंग्लिश में देखना चाहेंगे तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं, लिख देते हैं इसे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, दूसरा क्या है द्विविस्थापन अपक्रिया यानी डबल डबल डिस्प्लेसमेंट यानी डबल यानी द्विविस्थापन अपक्रिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यानी एकल विस्थापन अपक्रिया। तो एकल विस्थापन अपक्रिया सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसे कहते हैं। ठीक, जब एक या एक से अधिक, जब एक या एक से अधिक क्रियाशील धातु, क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उनके यौगिकों से विस्थापित कर देता है। अधिक क्रियाशील धातु कम कम क्रियाशील धातु को उनके यौगिकों में विस्थापित कर देता है। तो ऐसी अपक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख लीजिए एकल विस्थापन अभिक्रिया की। ठीक, CuSO4 प्लस Fe
ठीक, उसके बाद ओके, ये हमारा एकल विस्थापन अपक्रिया का एग्जाम्पल भी हो गया है। और फिर हम लोग को देखना है द्विविस्थापन अपक्रिया। क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एकल विस्थापन अपक्रिया तो हो गया, अब हमें देखना है यानी द्विविस्थापन अपक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, तो चलिए देखते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। जिन अपक्रिया में ठीक, जिन अपक्रिया में अभिकारक के दोनों आयनों के मध्य आदान प्रदान आदान प्रदान होता है, तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो इसका भी एग्जांपल देख लीजिए। द्विविस्थापन अपक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिन अपक्रिया में अभिकारक के दोनों आयनों के मध्य आदान प्रदान होता है, तो उसे हम द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। चलिए तो देखें, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखें क्या है। बेरिलियम सल्फेट, क्या एग्जाम्पल है जो हमारा बेरिलियम सल्फेट प्लस। ठीक, उसके बाद बेरिलियम क्लोराइड हमें लिखना है, सल्फेट नहीं, बेरिलियम क्लोराइड BaCl2। ठीक, उसके बाद Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड। ठीक, ये जो आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, Ba और SO ये अलग हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड अलग हो जाएगा। ठीक, तो चलिए लिखते हैं BaSO4 प्लस NaCl2 लिख लेते हैं। ठीक, NaCl2। ठीक, तो चलिए यहाँ पे NaCl का मतलब क्या होता है, नमक होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट। ठीक, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि बैलेंस करने के लिए, इसलिए यहाँ नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ नाइट्रोजन 2 होना जरूरी है। ठीक, यहाँ क्लोरीन 4 हो गया, यहाँ पर भी 2 लगाना है,
इसीलिए क्लोरीन 4 हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब हम लोग देखना चाहेंगे क्या कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन बाकी है, उसे हम लोग देख लेते हैं। अरे, ऊष्माशोषी रिएक्शन और ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, चलिए देखते हैं पहला क्या है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक। तो कौन एक्सोथर्मिक है, कौन एंडोथर्मिक है, तो चलिए हम लोग लिख के देखते हैं। ऊष्माक्षेपी रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक। और दूसरा क्या है हमारा, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक। तो चलिए देखते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और ऊष्माशोषी अपक्रिया जो है इसे हम लोग कहेंगे एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं पहले हम क्या ऊष्माक्षेपी रिएक्शन, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या देखेंगे हम लोग, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन, इसे हम लोग मीन्स इंग्लिश क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। तो चलिए देखते हैं वह क्रिया। वह है अब क्रिया जिसमें वह है अब क्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होता है, ठीक। या फिर हम कहेंगे ऊष्मा का निर्माण यानी फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ठीक। ओके। तो चलिए अब हम लोग इसका एग्जाम्पल भी देख लेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, ठीक। प्लस उसमें भी लिख देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग क्या लिखेंगे, 3 6 12
और 6 + 6 O2 आपस में जब रिएक्शन करेगा 6CO2, ठीक। उसके बाद 6H2O प्लस उष्मा यानी हीट, ठीक। उष्मा छिपी रिएक्शन हो गया, देख लीजिए एक बार आप लोग भी। अब हमें देखना क्या है, उष्मा शोषी रिएक्शन क्रिया। उष्मा छिपी अपक्रिया में उष्मा उत्पन्न होते हैं, उष्मा का निर्माण होता है, ठीक। तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, उष्मा छिपी अपक्रिया कहेंगे। सॉरी। दूसरा हमारा क्या है, उष्मा शोषी यानी उष्मा को क्या कहता है, एक्सेप्ट यानी ग्रहण करता है। तो इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक, इसे हम कहेंगे इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। तो चलिए देखते हैं उष्मा छिपी अपक्रिया, उष्मा शोषी अपक्रिया में, उष्मा छिपी तो मान लो हो गया, उष्मा शोषी अपक्रिया में हम लोग देखते हैं वह अपक्रिया जिसमें वह अपक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होता है, क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है, वह अपक्रिया जिसमें उसे क्या कहेंगे, उष्मा शोषी अपक्रिया, ठीक। ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, उष्मा शोषी अपक्रिया, ठीक। तो चलिए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका हम लोग, क्या होता है, Cu+O2 क्या होता है ये, CuO, कॉपर ऑक्साइड, ठीक। क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो यहाँ 2 कर दीजिए। यहाँ पर भी तब 2 करना होगा क्योंकि यहाँ कॉपर, यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी हमें 2 करना होगा, ठीक। इसे क्या कहेंगे हम, Cu को हम लोग कहेंगे कॉपर, ये तो ऑक्सीजन जानते ही हैं। ये इसको कहेंगे हम कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक। ओके, तो चलिए देख लीजिए, अब हम इसे इरेज करते हैं। तो इसमें और रिएक्शन है, क्या, अपचयन अपक्रिया और उपचयन अपक्रिया। तो पहले हम लोग देखेंगे उपचयन अपक्रिया, ठीक। उपचयन, उपचयन अपक्रिया में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, किसमें, उपचयन अपक्रिया में, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, वह वह अपक्रिया जिसमें
ऑक्सीजन ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है तो ऐसे अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक। सॉरी। अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो उपचयन अभिक्रिया में हम लोग देख लेते हैं क्या, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ना, क्योंकि हर रिएक्शन के पीछे एग्जाम्पल बेहद मस्ट होता है और एग्जाम्पल देना अनिवार्य है, तभी तो समझ में आएगा कि हाँ इसमें क्या किया गया है क्या नहीं किया गया है। तो चलिए लिखते हैं। ठीक है, यही एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए लिखते हैं CuO। ठीक। ओके। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उपचयन अभिक्रिया हो गया है, अब हमें देखना क्या है, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन उपचयन अभिक्रिया में तो ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी हुई थी, इसमें देखते हैं अब क्या होगा। अपचयन अपचयन अभिक्रिया। ठीक। इसमें हमें क्या देखना है, वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी। ठीक। जिसमें ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन जो है कि अपचयन हाइड्रोजन की अपचयन अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल भी देखते हैं। 2CuO प्लस। ठीक। 2CuO जब रिएक्शन करेगा Cu प्लस O2। ठीक। देख लीजिए।
अब हम लोग देखते हैं क्या रेडॉक्स अभिक्रिया क्या देखेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें अपचयन और उपचयन जो हम पहले पढ़े हैं, इसमें दोनों आता है रेडॉक्स अभिक्रिया में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन, ठीक, वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों पाया जाता है। वह क्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों पाया जाता है, तो ऐसी अपक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? CuO प्लस, ठीक, H2। उसके बाद ये जो है हाइड्रोजन जो है ऐसे अपचयित होकर क्या होता है, अपचयन होकर Cu प्लस H2। ठीक, और जो ये क्या है, इसे कहेंगे कॉपर का, ये यहाँ पे अ, उपचयन होकर यहाँ पे कॉपर प्राप्त होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ, जैसे ऑक्सीजन यहाँ से उठ के जब यहाँ रुक जाइए, लिख देते हैं उपचयन। ठीक, और यहाँ अपचयन। ठीक, जब यहाँ पे हाइड्रोजन अपचयन होकर यहाँ आएगा, ठीक, तो यहाँ पे ऑक्सीजन उपचयन होकर जब यहाँ मिलके जो प्रोडक्ट जो बनेगा ना, तो Cu प्लस H2O प्राप्त होगा। ठीक है, तो देख लीजिए। अब चलते हैं कुछ ऐसे और एग्जाम्पल यानी रिएक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए देखते हैं फिर। ये 2-3 टॉपिक पॉइंट और है जो हम इस यानी फर्स्ट चैप्टर को एंड की तरफ ले जा रहे हैं। 3 मतलब पॉइंट और है, इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। और जो पॉइंट है वो हमारे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ये तो मैं अब अभी बता रहा हूँ इसलिए आप लोगों को, ताकि आप लोग अलर्ट हो जाइए और पढ़ना भी स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। संक्षारण यानी किसी चीज़ को जैसे नष्ट होता है तो उसे लोग कहते हैं संक्षारण। ठीक, तो चलिए देखते हैं संक्षारण के बारे में। तो संक्षारण पर हम लोग देखते हैं जब कोई वस्तु या धातु, धातु में ही तो संक्षारण पकड़ता है ना, जैसे कोई लोहा हो गया या सरिया, तो अगर हम लोग उसे कहीं अगर रख देते हैं, तो जैसे लोहा हो गया, ठीक है,
अगर लोहा वायु के संपर्क में आ गया, वायु, और दूसरा क्या है, नमी। वायु यानी एयर के संपर्क में, और नमी यानी ह्यूमिडिटी। अगर ये लोहा अगर दो चीज़ के अगर संपर्क में आ गया, तो समझ लीजिए उसमें संक्षारण होना एकदम तय है, निश्चित है, चाहे जैसे हो जाएगा। और उसमें संक्षारण होने पर उसकी जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है। तो चलिए हम लोग ये देख लेते हैं, क्या, संक्षारण। जब कोई वस्तु या धातु, जब कोई वस्तु या धातु, ठीक है, ऑक्सीजन जब कोई वस्तु या धातु ऑक्सीजन या नमी या आर्द्रता के संपर्क में क्या है, नमी आर्द्रता के संपर्क में होता है, तो उसमें ऑक्सीकरण, ठीक, हो जाता है। और वह धातु जो है धीरे धीरे और धातु धीरे धीरे नष्ट, ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, जो धातु होता है वह नष्ट, यानी या फिर कह सकते हैं क्षय। क्षय मतलब उसमें संपर्क, यानी वायु और ऑक्सीजन और वायु की आर्द्रता यानी संपर्क में आने पर वह क्या होता है, वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्षय, नष्ट या क्षय होने की प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं, ठीक। तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे क्या क्या, जैसे कि लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, ठीक। और दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, जो चांदी होती है, क्या होती है, तो चांदी की तरह काली जो परत नहीं आ जाती है उसमें, चांदी में काली परत लगना, ठीक। ठीक है, इसको देख लीजिए, इसके मतलब इस जो संक्षारण है, इसके यानी बचाव के लिए इसमें हम क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देख लीजिए पहले जो संक्षारण है, इसको एक बार आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम उसके बचाव के लिए यानी जो उसमें जैसे क्या ऐसा चीज़ लगाएँ जिससे जंग ना पकड़े, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो ठीक है, हम इसे इरेज़ कर रहे हैं, देख लीजिए।
इसमें हम क्या-क्या कर सकते हैं जैसे चलिए देखते हैं। संचालन से बचाने के लिए उसमें पेंट लगाते हैं तथा उसमें क्या कहते हैं मिश्रित धातु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए इसे भी। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे विकृत गंधिका, यानी जो तैलीय पदार्थ होता है। तो तैलीय पदार्थ यानी जैसे अभी कोई चीज़ जैसे पनीर-वनीर हो गया, तो उसे हम लोग जैसे बनाते हैं तो उसमें तेल यानी ऑयल की मात्रा ज़्यादा होती है, तो का जैसे कि अगर हम उसे 1-2 दिन के लिए रख देते हैं तो खराब हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग जैसे फ्रिज-व्रिज कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, उसमें हम लोग मतलब रख के उसका यूज़ करते हैं, जैसे काफ़ी दिन तक वो बना रहता है। तो उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, जैसे क्या उसे कहते हैं विकृत गंधिका, ठीक है? विकृत गंधिका, ठीक है? इसमें वसा और तैलीय पदार्थ के बारे में ही बातचीत किया जाएगा। और जब अगर हम इसे वायु यानी एयर के संपर्क यानी खुले में अगर रख देते हैं ना, तो इसमें जैसे जो कहते हैं ना विकृत गंधिका, वो भोजन नष्ट हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा मतलब जैसे ज़्यादा चांस होता है खराब होने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं विकृत गंधिका। विकृत अ, विकृत गंधिका, ठीक? विकृत गंधिका। तो चलिए देखते हैं विकृत गंधिका किसे कहते हैं, या फिर इसको हम जान लेते हैं। जब कोई वसा या तैल या तेलीय पदार्थ, ठीक? पदार्थ नहीं कहेंगे, इसे हम भोजन कह देते हैं। तैलीय भोजन, पदार्थ के बारे में बातचीत नहीं हो रही है। तैलीय भोजन, ठीक? खुले वायु यानी एयर के खुले वायु में रखने पर, तो वायु के संपर्क में जब आता है, तो वह अपचयन हो जाता है, ठीक?
तथा इसके साथ भोजन का स्वाद बदल जाता है। ठीक। इसे ठीक है। विकृत गंधिका को बचाने के लिए हम इसे क्या करते हैं? इसे हम जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया और दूसरा जैसे फ्रिज हो गया, इसी को ही कहते हैं रेफ्रिजरेटर, फ्रिज को ही। ठीक है। और जैसे तैलीय पदार्थ होता है तो इसका हो सकता है आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्योंकि इसके नीचे अगर लिखेंगे तो आप लोग को दिखेगा नहीं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद कुछ इसके बारे में और बताएं। तो चलिए मिटा रहे हैं इसको। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या, जैसे जो विकृत गंधिका थी तो उसके बारे में कुछ ऐसे जैसे कुछ जीके जैसा, मतलब हमारा उद्देश्य है बताने के लिए, जिसे आप लोग को जानकारी होगी और नहीं होगी तो आप लोग देख लीजिए। विकृत गंधिका जैसे कोई ऐसे चिप्स वाली जो पैकेट नहीं आती है, तो जो चिप्स की पैकेट होती है उसमें जो है ना, उसमें जो एयर होता है ना, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्या? पैकेट में जो है वो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है इसलिए ताकि वो सुरक्षित रहे। तो चलिए देखते हैं, लिख देते हैं उसको हम। तैलीय पदार्थ। ठीक है। तैलीय पदार्थ जैसे मान लीजिए चिप्स है ना, तो चिप्स में उसके पैकेट के अंदर उसमें क्या करते हैं जानते हो? वो जो पैकेट में चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन होता है, भरी जाती है, जिससे उसको सुरक्षित रख सकें। ठीक। तो चलिए ये हमारा चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर, जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन था, वो तो आज एंड हो गया। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट डे यानी अगले दिन चैप्टर नंबर 2, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। तो उसके चैप्टर नंबर 2 का जैसे उसका नाम क्या है? एसिड एंड बेस है, अम्ल और क्षार। तो चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा केमिस्ट्री का, चैप्टर 2
एसिड एंड बेस ना, अम्ल, क्षार। तो इसको हम लोग यानी नेक्स्ट डे यानी अगले दिन पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो ठीक है, चलिए हम लोग जैसे अम्ल के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे अम्ल कहीं भी अगर H प्लस रहता है तो उसे अम्ल कहते हैं, OH माइनस रहता है तो उसे क्षार कहते हैं। तो और फिर जैसे इसमें कोई ऐसा टेबल बना रहता है ना, कि जैसे टेबल में क्या कहते हैं, जैसे कोई ऐसा टेबल है यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 8 9 10, ठीक। इसके इधर जीरो के इधर जितना भी हो उसे हम एसिड कहते हैं, ठीक। और जीरो के इस साइड राइट साइड में जैसे कोई नहीं रहता है पीएच मान, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जैसे रक्त का पीएच मान ब्लड का 7.4 रहता है ना, तो ये क्षार में आएगा, क्योंकि ये इसे कहते हैं क्या, न्यूट्रल कहते हैं, ठीक। इसके इधर वाला जो पार्ट है मतलब जो है, इसे हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, ठीक। तो रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, इसे हम क्षार में काउंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में कुछ बता दिए हैं आप लोगों को। तो अगले यानी नेक्स्ट डे में हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक, ओके।